अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। यूपी का बजट आ गया। बजट इस मायने में सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है क्योंकि इसका जो आकार है वो 8 लाख करोड़ को पार कर गया। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। अभी बहुत वर्ष नहीं बीते जब उत्तर प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ में सिमट जाया करता था। अब वो उसका विस्तार देखिए 8 लाख करोड़ तक गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बजट को, अपनी सरकार के इस बजट को के लिए कहा कि वंचितों को वरीयता, जो वंचित हैं, हैव नॉट्स हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। और दूसरा, सनातन के मान बिंदुओं का विकास, संवर्धन, ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो 2 बुनियादी मसले हैं, उनके लिए बजट में बड़ा प्रावधान रखा गया है। बजट का एक बड़ा हिस्सा उन पर खर्च हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा। दोनों चीजें ऐसी हैं जो सामान्य जन से जुड़ती हैं। कुछ नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात भी कही है सरकार ने, कुछ लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है। तो कुल मिला के एक ऐसा बजट जिस पर किसी तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम का दबाव नहीं था इस बजट को आकार देते समय, क्योंकि अभी इस बजट के कालखंड के भीतर कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में। 2025-26 का ये जो बजट है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 31 मार्च 2026 तक चलेगा, इस बजट के कालखंड में कोई भी चुनाव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट राजनीतिक दबावों से मुक्त बजट है। जब चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, स्थानीय निकायों के या पंचायतों के या विधानसभा के या लोकसभा के, तब राज्य सरकारों पर राजनीतिक बजट तैयार करने का दबाव रहता है। ये सच है। तब बजट अर्थशास्त्र की जरूरतों से नहीं, राजनीति और सियासत की जरूरतों से तय होता है। बजट का आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप। कम से कम ये संतोष की बात है कि अभी उत्तर प्रदेश में साल भर में कोई चुनाव नहीं, इसलिए बजट केवल व्यवहारिक धरातल पर खड़ा है। भाजपा कह रही है कि ऐसा बजट अद्भुत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका समावेश। तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो गड़बड़ झाला है। कांग्रेस हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, बसपा हो, सबका एक स्वर है कि भाई गरीब को कुछ नहीं मिला, मजदूर को कुछ नहीं मिला, युवा को कुछ नहीं मिला, किसान को कुछ नहीं मिला। और एक तरीके से आप देखें तो बजट की आलोचना भी अब टाइप्ड हो गई है, ट्रेडिशनल हो गई है। किसी सरकार का बजट रहा हो, उसमें विपक्ष की प्रतिक्रिया अगर आपको ढूंढनी हो तो पिछले 10 बजटों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया देख लीजिए। सब में एक सी ही बातें होंगी। कहीं आलोचना में भी नव्यता नहीं, आलोचना में भी नवीनता नहीं, गंभीरता नहीं, कोई शोध नहीं, कोई खोज नहीं, कोई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं। एक सरल भाषा में विपक्षी दलों ने भी अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। वो बजट आने को होता है कि भाई किसान का अपमान, मजदूर का अपमान, दलित का अपमान, पिछड़े का अपमान, युवा का अपमान, इस तरह का कह दिया।
प्रमाण नहीं देना, तर्कपूर्ण आलोचना कम होती जा रही है राजनीति में, ये सच है। वही उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन उन्होंने एक्स अकाउंट पे अपने 3-4 वो खड़का दिए पोस्ट। कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवाई बातें हैं सरकार की। और सरकार कह रही है कि जिन्हें ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा उन्हें दृष्टि दोष है, उन्हें अपनी दृष्टि का इलाज कराना चाहिए। हमने तो तमाम योजनाएं, तमाम परियोजनाएं जमीन पर उतार दी जो सामान्य जन को लाभ दे रही हैं। इसी सब के बीच आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था उत्तर प्रदेश के लिए, इस बात को सोचिए कि योगी आदित्यनाथ को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी आना था, लेकिन चूंकि राज्य का बजट था विधानसभा में, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आने के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया था। बजट होता ही इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसके प्रस्तुतिकरण के समय मुख्यमंत्री ने वहां खुद रहना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा वनिस्पत दिल्ली में अपनी पार्टी के बुलावे पर दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने पर। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि बजट से भाजपा ने, योगी जी ने कितनी राजनीति साधी और विपक्ष को बजट से क्या है परेशानी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। तमाम सौगातों और संभावनाओं के साए में पूरे सूबे की नजर योगी सरकार के बजट वाले पिटारे पर जमी थी। राजनेताओं से लेकर जनता तक सभी के जहन में एक सवाल जोर मार रहा था कि बजट में क्या होगा खास, क्या पूरी होगी आस कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2025-26 के लिए पेश अपने इस बजट से पुराने इतिहास को बदलकर नया भूगोल बना दिया, क्योंकि 8,08,736 करोड़ के भारी भरकम बजट में यूपी सरकार के बेहतर भविष्य और जनता की भावनाओं का बखूबी ख्याल रखा गया। प्रदेश की $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर निशाना साधा गया। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे समेत शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी, छात्राओं को स्कूटी के अलावा किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए बजट आवंटित किया गया। लेकिन सबसे खास बात यह कि बजट में धार्मिक एजेंडे को भी बूस्टर डोज दी गई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद अब योगी सरकार की नजर काशी, मथुरा, अयोध्या, कुशीनगर, नैमिषारण्य जैसी धर्म नगरियों पर खास दिखी है। सीएम योगी ने तो इस बजट को सनातनी बजट बताया है। 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश
पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी वह नंबर 1 पर देश के अंदर आने में सफल हुआ है। और 2025-26 का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। सरकार ने अपने भारी भरकम बजट में तमाम ऐलान कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष इसे गड़बड़, झाला और घोटाला बता रहा है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। ये पूरी तरह से खोखला, झूठा और दिशाहीन बजट। और अगर हम महिलाओं की बात अगर करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के बजट में पिछली बार भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव में कहा था कि वो होली दिवाली सिलेंडर देगी, मुफ्त सिलेंडर देगी। उसका जिक्र तो इस बजट में नहीं है। और उसके बाद से 2 बजट प्रस्तुत कर चुकी है सरकार, उसका जिक्र तो कहीं नहीं है, इस बार भी नहीं। तो ये केवल और केवल धोखा है। बहरहाल योगी सरकार ने अब तक के सबसे बड़े बजट में चौतरफा निशाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सनातन को समर्पित बजट के लिए खास संदेश भी दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस संदेश के मायने क्या हैं? इस संदेश के मायने क्या है? और बजट में एक और भी बड़ी चीज़ है, वो ये कि राज्य के लगभग 9 लाख से अधिक जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं, संविदा वाले कर्मचारी हैं, उन आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों का अभी न्यूनतम वेतन 16,000 है। उसको बढ़ा के न्यूनतम 20,000 करने का भी फैसला है इस बजट में। तो ये 9 लाख लोगों को सीधे 4,000 रुपये महीने की न्यूनतम बढ़त का एक आश्वासन है इस बजट में। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। 9 लाख लोगों के घरों में थोड़ी खुशी और ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी का स्वागत है। एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। रोहित जी का बहुत स्वागत। दुबे जी, 3 बड़ी कमियां बताइए बजट की। 1, 2, 3। जो कमी वाले हैं उनसे मैं 3 कमियां पूछूंगा और जो पक्ष वाले हैं उनसे पूछूंगा 3 पक्ष की बातें बताइए। मुझे लगता है बुलेट पॉइंट्स में बात हो तो जनता को ज्यादा समझ में आती है। जी, अनम्यूट कर लीजिए भाई उसको। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? जी 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 जी। 1 सिंचाई, 2 पढ़ाई और 3 दवाई। आप बताइए क्या है वहां पे? इन चीजों को बेसिक चीज है, इन चीजों को फ्री होना चाहिए। अगर हर बच्चा पढ़ेगा, हर समाज का बच्चा पढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। जब दवाई, सिंचाई और पढ़ाई फ्री नहीं होगी, उस देश का भविष्य क्या होगा? आपने भी देखा होगा कि सेंटर का ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर शिव कुमार दुबे नहीं बोल रहे। दुबे जी एक मिनट, अभी इसके विश्लेषण में नहीं जाना। अभी 3 पूछ लेते हैं, आप थोड़ा फॉर्मेट बदल देते हैं, फिर विश्लेषण के में जाएंगे। त्रिपाठी जी 3 आप बता दो। दुबे जी ने कहा कि ज्यादा दाएं बाएं दिमाग लगाने से अच्छा मुलायम सिंह का नारा लो और वही लगा दो। क्या ये मुलायम सिंह का नारा था?
है ना, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो उन्होंने कहा यही कही तो चलो आगे फिर देखेंगे क्या होता है। ये बजट की आलोचना करने के लिए भी पूरा बजट पढ़ना पड़ता है, ये एक संकट है। दुबे जी, अरे त्रिपाठी जी, 3 बड़ी कमियां। मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ और योजनाओं 1 2 3 को देख रहा हूँ। नहीं, आपको तो पढ़ना चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं इसलिए। मैं वही पढ़ रहा हूँ, आप सामने पढ़ रहा हूँ और इसी से आपको तीनों कमियां समझ में आ जाएंगी। मैं बस कुछ बिंदु दे रहा हूँ जो ऑलरेडी लिखे हुए। सबसे पहला पॉइंट है बेसहारा आश्रय योजनाओं को 450 रुपए। फिर दूसरी अगली लाइन लिखी हुई है प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 142 करोड़ रुपए। फिर आगे लिखा हुआ है कि छोटा गौवंश रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए। फिर गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए। ठीक, त्रिपाठी जी सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 बता दीजिए, बाकी फिर दोबारा में विश्लेषण दोबारा में। बार छोटा जानवरों के लिए 3 जगह बजट अलॉट हुआ। एक जगह 200 करोड़ है, एक जगह 450 करोड़ है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि बजट में सिर्फ आंकड़े और योजनाओं के नाम बदल बदल के वही चीजें बार बार रिपीट की गई हैं, इसीलिए इसे 8 लाख। ठीक है त्रिपाठी जी, दोबारा में विश्लेषण दोबारा में। अरे भाई रुक जाओ महाराज, विश्लेषण दोबारा में। अभी केवल 3 बातें बतानी है, सत्य धर्म और अहिंसा, इस तरह से विश्लेषण बाद में। जैसे सत्य धर्म अहिंसा, इस टाइप के 3 बुलेट पॉइंट्स। रोहित अग्रवाल, बजट के 3 पॉइंट बताइए जो आपको लगता हो कि बल्ले बल्ले हो गई। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने 3 आलोचनाएं कांग्रेस की सुनी, 3 आलोचनाएं समाजवादी की सुनी। नहीं, वो तो कुल मिला के हवा में की हैं दोनों ने। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो पॉइंट है, बुलेट पॉइंट जिसको हम कहेंगे, वो रिकॉर्ड 8 लाख लगभग 9,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट। ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के कार्यकाल का कि आज तक कभी पेश नहीं हुआ। ये 9.8% की वृद्धि है पिछले वर्ष से, तो जो कि एक रिकॉर्ड कायम किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। इन्होंने कभी भी मील का पत्थर नहीं देखा, हमेशा मंजिल की तरफ देखा है, इसीलिए आज ये रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी बात ये कह रहे थे हमारे मित्र समाजवादी पार्टी वाले कि शिक्षा पे क्या है, तो मुझे लगता है मित्र अगर पन्ने पलट लिए होते तो शिक्षा पे कम से कम 3 पन्ने में लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, हर क्षेत्र के अंदर बजट के अंदर कहीं ना कहीं योगदान हुआ है। हम क्योंकि किसान पार्टी से आते हैं, तो किसान पार्टी से आने के कारण हम आपको बता दें, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी 475 करोड़ रुपए का वहां पे आवंटन किया गया है कि गन्ना किसानों को भुगतान किया जा सके सुचारू रूप से। तीसरी बात, क्योंकि एक विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग हमारे पास है, राष्ट्रीय लोकदल के पास है, तो हम आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को भी बजट मिला है, जहां पे आगरा के अंदर साइंस सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हुआ है और 25 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट इस विभाग को देने का काम किया गया है, जिसको कि पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रखा था इस विभाग को पिछली सरकारों ने। तो चाहे वो ठीक है रोहित जी, दोबारा में आपने 3 बातें बताई। प्रशांत पटेल जी, 3 बातें जो आपको लगता हो कि हमारी यूएसपी ये है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है इस बजट के। आपने आलोचनाओं का भी सुना, आपकी दृष्टि, भाजपा की दृष्टि क्या कहती है कि बजट में 3 सबसे खास बातें क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो अमिताभ जी है कि जो 2016-17 का बजट था, उसमें कुल जीएसडीपी का जो बजट का घाटा होता था 36% होता था। इस बार वो 6% घट करके 30% पर आ गया, यानी कि हमने जो पिछले 8 सालों में घाटा हमने 6% कम किया। ये उपलब्धि बड़ी मानी जानी चाहिए। दूसरी है कि जो गन्ना का जो पर हेक्टेयर का रकबा था 76 टन से होकर के 86 हो गया है। गाँव के विकास के लिए 2000 करोड़ से अधिक का रुपए का अलॉट किया गया है। और सबसे मुख्य बात कि मथुरा कॉरिडोर के लिए भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब एक बार अखिलेश यादव जी और चुनाव हारेंगे, यहाँ पर ये मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी ये लोग जो है कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। जी, मथुरा में मंदिर बने तो अब उसमें कौन कार सेवा करेगा उस पर तो कहना कठिन है क्या स्थिति बनेगी। लेकिन खैर, दुबे साहब, 8 लाख करोड़ का बजट, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ बहुत बड़ा, बेसिक चीज़ें समझता हूँ, बाकी तो अर्थशास्त्र में मेरी कोई विशेषज्ञता हो ऐसा भ्रम मुझे कभी नहीं रहा। लेकिन 8 लाख करोड़, कुछ हम लोगों को याद है अच्छी तरीके से, जब हम ऐसी बहस तो बरसों से कर रहे हैं तो पता लगता है 2 लाख करोड़ का यूपी का बजट है, 3 लाख करोड़ का यूपी का बजट है, बात चलती थी।
अब 8 लाख करोड़ को पार कर गया उत्तर प्रदेश का बजट। और अभी शायद आपने या त्रिपाठी जी ने किसी ने कहा कि बजट में आंकड़े और योजनाओं के नाम हैं, तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल जी के समय से और गोविंद बल्लभ पंत के समय से आज तक जितने बजट राज्य और केंद्र में आए, सब में आंकड़े और योजनाओं का ही डिटेल होता है, और तो उसमें कोई राजमा चावल तो बना के परोसे नहीं जाते। नहीं, बजट का मतलब ही है कि आंकड़े और योजनाएं, बस। दुबे जी, अखिलेश जी ने कहा कि बजट अंदर से खोखला है, पोला है। उन्होंने कहा ये ढोल है, इस बस शोर ज्यादा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों लगा आपको ऐसा कि पोला है? संक्षेप में जाना है कि विस्तार से जाना है? आप नहीं, आप तो विस्तार से जाओ महाराज। ठीक है, ठीक है, एक एक पॉइंट में हम ले लेते हैं, ठीक है? और जब आपको लगे कि मेरा टाइम ओवर हो गया, हमें बता देना, हम बंद। जी जी, ठीक। सबसे पहले एक्सप्रेस वे, 4 एक्सप्रेस वे। आप भी गए होंगे एक्सप्रेस वे पे, बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आज भी वो डींगे खाता है। आप यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से चित्रकूट जाइए तो शायद आप 60 से ज्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। परिस्थितियां क्या पैदा कर रहे हो आप? चाहे पूर्वांचल हो, उसकी जो चौड़ाई थी वो कम की, उसकी जो उसकी क्वालिटी थी उसके साथ कंप्रोमाइज कर गई। एक दूसरा, इसी में ये जो नया एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी ढींगे आंक रहे थे कि हम कुंभ से पहले तो ये एक्सप्रेस वे चालू कर देंगे, आज तक नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, करेंगे, जब करेंगे तब जनता को लाभ मिले, लेकिन कम से कम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करिए। आपने देखा होगा लखनऊ और एक्सप्रेस वे को अगर कंपेयर करेंगे तो अग्निहोत्री जी आपको भी मालूम चलेगा, अगर आप फरकाबाद जाते होंगे। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, हम किसी के बीच में नहीं बोलते, हम सुनेंगे, आप सुनना जी, ठीक है? नहीं सुने, नहीं, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं। आप बोलो, आपकी बात जारी भैया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने शिक्षा का लिया था, आपने भी शायद देखा होगा कि केंद्र सरकार का है, मेरा आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि कितने प्राइमरी स्कूल सरकारी 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद होने के कगार पे या बंद हो चुके हैं। आप सोचिए, उसमें भी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का नंबर आ रहा है। आप कहां एजुकेशन ले जाते हैं? गांव का आदमी आज भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे को भेजना पसंद करता है। अग्निहोत्री जी, आप हो चाहे हम हो, जो धनवान हो गए हो, वे अपने बच्चों को अब जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह जो शहरों में खुल गए वहां भेजने लगे हैं, बाद बाकी सब वहीं पढ़ाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये चीज फ्री आप करते अपने बजट में, मैं उसका वेलकम करता, स्वागत करता हूं। मैं कहता कि नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छा किया। और एक और बाद में फिर करेंगे, किसानों की रीढ़ की हड्डी। आप देखिए, मैं अपने अगर गांव की बात करूं, पानी नहीं आता है मेरे खेतों तक, दूसरे की तो मैं बात क्या करूं, जो प्रैक्टिकली है कि पानी नहीं आता है मेरे खेतों पे, नहर का क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां दबा ली। आपने 10 साल में क्या किया? अगर दबा ली, आप बहाने बनाएंगे कि ये कर लिया, वो कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है दुबे जी, तो आप ठीक क्या कर रहे हैं? बाकी मेहमानों को भी बीच में जोड़ता रहूं। बिल्कुल ठीक बात किया आपने, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना त्रिपाठी जी कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो। हर सत्यनारायण कथा के बाद पंडित जी कहलाते हाथ ऊपर करके। क्या ये आदर्श स्थिति है क्या, जो जमीन पर होती कभी नहीं है? अधर्म नहीं रहेगा ऐसा कोई युग है नहीं, इतिहास में, माइथोलॉजी में नहीं ना आगे आ सकता है। वैसे ही ये कहना कि भाई इतनों को मिला, बोले उतने तो छूट गए, नहीं। और एक दृष्टिकोण है कि इतनों को मिला, इतने लोग गरीबी से ऊपर आए, इतने लोगों को सुविधा मिली, इतने लोगों को ये संसाधन जुट पाए। एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जो आज अभिभूत भाव है इस बजट को लेके, उसको प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि आपको ये लग रहा है इस बजट में पता नहीं सरकार ने क्या छूटा हुआ था जो सारा रामराज ला दिया। 8,08,000 करोड़ का बजट आ गया, इतना ज्यादा बड़ा बजट।
अभी आपने कहा योजनाओं के नाम और आंकड़े ही होते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा, मैं बार बार उसी पे जोर दे रहा हूं कि एक तरफ आप वही योजना को दूसरा नाम दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि छुट्टा गौवंश के रखरखाव के लिए हम 2000 करोड़ दे रहे हैं, दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि बेसहारा पशु आश्रय योजना को हम 450 करोड़ दे रहे हैं। यूपी के हर जिले का किसान छुट्टा जानवरों से अपने खेत को बचाने में परेशान है और हर बार के बजट में आप दे रहे हैं इस तरह की योजनाएं। उसके बाद क्या होगा? एक ही उद्देश्य के लिए नई नई 4 योजनाओं के नाम, उनके लिए अलग अलग बजट का आंकड़ा, ये हमें बजट में क्या दिखाता है? मैं नाम लेके बता रहा वो योजनाएं, यही तो कह रहा है, एक काम के लिए 8 योजनाओं का नाम है, 8 योजनाओं को अलग अलग बजट है और जमीन पर उसका परिणाम शून्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट वास्तव में शून्य है। यह कहीं बजट के आधार पर बजट बनाया ही नहीं गया। यह तो एक ऐसी सरकार जो आत्ममुग्धता में, आत्म प्रशंसा में घिरी हुई है, उसके लिए वित्त मंत्री जी तारीफ कर रहे हैं कि धरती पे अवतार हुआ है, जो ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे इतना विद्वान वित्त मंत्री मिला है कि लगातार ये बजट पेश करते करते एजुकेशन का हाल ये हो गया है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट उत्तर प्रदेश में है। चिकित्सा के लिए आपने इतने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले हैं, मैं पूछता हूं कितने लोग भर्ती किए हैं? अभी आपने कहा कि कितने परिवारों को 4000 रुपया आउटसोर्सिंग वालों को बढ़ के मिले। मैं पूछता हूं नौकरियां आप देना बंद करके सिर्फ आउटसोर्सिंग ही कराएंगे उत्तर प्रदेश में? नौकरियां देने के लिए परीक्षाओं का जो कैलेंडर अभी जारी किया था उसकी डेट भी सरकार ने आगे रोहित अग्रवाल त्रिपाठी जी आता हूं दोबारा मैं आपके पास, रोहित अग्रवाल के पास चलूं। लेकिन ये आउटसोर्सिंग की बीमारी कौन लाया था उत्तर प्रदेश में? इसका जनक कौन है? याद है? ये बीमारी खोज के कौन लाया था? किसने शुरू किया था खेल? किसने अपनी पार्टी के लड़कों को से एजेंसियां खुलवा दी थी मैन पावर सप्लाई की? कौन थे वो लोग जो करोड़ों के आदमी हो गए थे अचानक? नहीं, ये सब जब बात करो तो इनको भी दिमाग में रखो। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए भाई, इनको बिना दिमाग में रखे कैसे चलेंगे? हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग सरकार में रह चुके, जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर इतना एसिड नहीं रखना चाहिए जहन में। ये एसिड खाने वाला हो तो भी मार देता है, अल्सर कर देता है, और वैचारिक एसिड हो तो भी नुकसान करता है। मैं देख रहा हूं चिढ़ दिख रही है मुझे, कुंभ का मसला हो तो चिढ़ दिख रही, बजट तो चिढ़ दिख रही, चेहरा दिख जाए तो चिढ़ दिख रही, नाम आ जाए तो चिढ़ दिख रही, मुंह में वितृष्णा का भाव आ जाता है। इससे कुछ हासिल तो होना नहीं। जब तक जनता ने उनको मैंडेट दिया तब तक वो रहेंगे। आप अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो दोस्ताना सलाह दे रहा हूं। इस पर भी नाराजगी कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को विद्वान क्यों कहा और वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा क्यों की? जब नारायण दत्त रखते थे बजट तो उनको लोग चोर कहते थे उनकी पार्टी की? नहीं ना, नहीं ना। गोविंद वल्लभ पंत बजट लाए थे उनकी सरकार, तो उनको क्या तारीफ नहीं की थी? उनके लोगों ने की थी ना। इतना क्यों कुंठित हो सब लोग? जनता ने सरकार में सौंपा है भैया उनको, कुछ जबरिया बैठ गए क्या? एक चिढ़ दिखती है तो खराब लगती है, या तो अंदर जब्त कर लीजिए। इस बात से क्या नाराजगी? तारीफ तो आदमी करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? आप राहुल गांधी की तारीफ करते हो ना, राहुल गांधी खड़गे जी की करते, खड़गे जी राहुल जी की करते हैं ना, ठीक है, उनकी पार्टी का मसला, करेंगे, करना चाहिए। इसमें दूसरे को चिढ़ क्यों हो? उसके मुंह का स्वाद क्यों खराब हो? ये चीज, और खासतौर पर मैं कुंभ के विषय में भी ये बात को बहुत नोटिस कर रहा हूं। प्रसंग नहीं है लेकिन विषय आया तो कह दूं। इसी देश के एक बड़े विपक्षी नेता ने कहा मैं वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो, खाली ट्रेनें जा रही हैं, कुंभ में आदमी नहीं है। क्या 10 दिन बाद उनको तकलीफ हो गई, कुंभ में इतना आदमी क्यों है, मैं वीडियो दिखा दूंगा? क्या? अरे भाई मेरे, आप चाहते क्या हो ये तो बता दो दादा। इसका मतलब आप चाहते कुछ नहीं हो। आप कहीं से एक उत्तर प्रदेश के एक लोक भाषा का शब्द है खुन्नस, क्या खुन्नस ऐसा पाल लिया क्या?
ना पालो यार, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बताओ कुंभ में जिसको नहाना वो नहाई गई, आप कोई वीडियो जारी करते रहो। त्रिपाठी जी आप तो समझदार आदमी जानते हो, किसी नेता कहने से रुक रहा, कोई नहीं रुक रहा ना। अगर रुक रहा होता तो आप सब लोगों ने इतनी बातें कही, अब तक तो कुंभ में खाली हो जाना चाहिए था, वहां केवल बतख मिलनी चाहिए थी संगम में, आदमी तो मिलते नहीं। ऐसा नहीं, इसलिए मैंने निवेदन किया कि व्यवहारिक सच के साथ खड़े होकर चर्चा पर चर्चा हो तो ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, त्रिपाठी जी एक प्रश्न उठा रहे हैं, वो प्रश्न है कि एक ही किस्म की योजनाओं को 4 अलग अलग नामों से 4 अलग अलग तरीके से फंड आवंटित दिखाया गया है ताकि बजट का आउटले बढ़ा दिखे। वो छुट्टा जानवरों वाला प्रसंग त्रिपाठी जी ने कोट किया। देखिए अमिताभ जी, बजट के अंदर छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान दिया गया है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि किसानों को उम्दा बीज मिल सके, उसके लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक सीड पार्क लखनऊ के अंदर स्थापित होगा। उसके लिए भी बजट के अंदर एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है और एक प्रॉपर उसको भी संज्ञान दिया गया है। देखिए इनकी तरह हम बजट नहीं बनाते थे कि जहां पे इनको खुद ना पता हो कि इस बजट का आवंटन होना कहां पे है या कैसे हमारी क्या प्लानिंग है। जब बजट बनाया जाता है तब एक एक चीज की प्लानिंग की जाती है कि प्रदेश के अंदर किस मत में कितना रुपया लगाया जाएगा, खर्च किया जाएगा और उसका भी विस्तारीकरण दिया जाता है। परंतु इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इनके ट्वीट्स देखिए, आप इनके प्रेस नोट जो आपके आए होंगे, आप जरा उनकी टाइमिंग देखिए। बजट आने से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं के प्रेस नोट आ जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रेस, आप भी जानते हो कि हम नेता लोग ये व्यवस्था करके रखते हैं कि भाई विपक्षी नेता ने क्या बोला वो प्रेस नोट हमारे पास तक भी आ जाए। तो बजट प्रस्तुत नहीं होता विधानसभा में, उससे पहले इनके प्रेस नोट आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? मतलब बिल्कुल वही जानते हैं, इतने सालों तक बजट देख रहे हैं, एक सा विरोध है और एक सा समर्थन है। सामान्य नेता से पूछो समर्थन वाले, वो भी उतनी बातें करते हैं और विरोध वालों का तो एक ही फरमा होता है, क्या वो किसी पार्टी के विरोध वाले हों। ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब कम से कम इंतजार तो करिए। जहां पे रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है, पिछले वर्ष से 9.8% का एक्स्ट्रा बजट दिया जा रहा है, ये कोई छोटी परसेंटेज नहीं है। 8,09,000 करोड़ रुपए का बजट कोई छोटा बजट नहीं है। कम से कम इंतजार तो करिए, देश के विकास के अंदर एक आहुति तो दीजिए। कम से कम बजट को सुनने की तपस्या तो कर लीजिए। आप विपक्ष के अंदर है तो, परंतु विपक्ष ने तो कसम खा ली है कि बजट देने से पहले ही नकारात्मक सोच के तहत वो कहीं ना कहीं देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। आप देखिए बजट पेश नहीं हुआ था, पर कल ही विपक्ष ने कह दिया था कि नहीं बजट में कुछ नहीं आने वाला है, वो नकारात्मक बजट आएगा, वो देश की जनता को कुछ नहीं देगा, प्रदेश की जनता को कुछ नहीं देगा। ठीक है। एक त्रिपाठी, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं उससे पहले त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उठाया, उसको मैं अपनी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई इसका बहुत जानकार नहीं हूं, जितनी समझ मेरी है, लेकिन अब चूंकि त्रिपाठी जी ने उठाया और मैं इसी जगह बैठा हूं तो मुझे कुछ बोलना चाहिए। फिर प्रशांत जी के पास आऊँगा। उन्होंने कहा कि छुट्टा अन्ना जानवरों का एक प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा, वो दिखाने की कोशिश की कि ये बजट में गड़बड़ घोटाला हो रहा है टाइप का। मेरी समझ कहती है कि मवेशियों को रखने के लिए, सुरक्षित वो रह पाएँ उसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, उसके लिए 2000 करोड़। ठीक, मवेशियों की टैगिंग होगी, उसके लिए उदाहरण दे 300 करोड़। ठीक, मवेशियों के चारे के लिए जो अनुदान जाएगा उसके लिए 1100 करोड़। इसमें घोटाला कैसे हो गया, गड़बड़ कैसे हो गया? एक ही योजना का 4 दफे कैसे हो गया? एक बड़ा अम्ब्रेला है अन्ना पशुओं की समस्या, उसके अंदर 4 कोण है त्रिपाठी जी, चारों कोणों में वित्तीय व्यवस्थाएं लगेंगी, तब वो चीजें सेटल होंगी। चारे का अनुदान देना है, वो भी पैसा मेंशन करना होगा। टैगिंग करानी है 10 लाख 20 लाख 50 लाख पशु की, उसमें भी पैसा लगेगा। केंद्र बनवाने हैं, जमीन सरकार की भी होगी तो भी केंद्र के बनने में पैसा लगेगा। क्या इसमें होगा? नहीं। 4 जगह मत क्यों नहीं हो सकती त्रिपाठी जी? जी,
अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो प्रश्न मेरा है कि आप 4 तरह की योजनाएं उसमें बना लीजिए, सबके लिए 2-2 हजार करोड़ क्या है आपको? इसमें दिक्कत क्या है? आप चारों को जोड़कर मान लीजिए कि अन्य पशुओं की समस्या से निपटने के लिए इतना पैसा लगेगा, क्या दिक्कत है? चारों को जोड़ लीजिए, मान लीजिए, क्या समस्या क्या है इसमें? तकलीफ कहाँ है? तकलीफ सुनिए ना, 2000 करोड़ इस काम के लिए आपने कहा, 4 उसके कोण हैं, चारों कोणों के लिए 2-2 हजार करोड़ दे दीजिए, आपके 8000 करोड़ हो गए। 8000 करोड़ अगर जो जमीन पे आप उतारते हैं तो 8000 करोड़ का परिणाम क्या दिखाई देता है? आप पिछले बजट उठा के देखिए, इसी तरह से पिछले बजट में भी बंदरबांट किया गया है और जमीन पे आज भी अन्ना पशु उतने हैं जिनके लिए आप 8000 करोड़ आज भी खर्च कर रहे हैं। तो पिछले 9 बजट पेश करते हुए यही वित्त मंत्री, अब ये ठीक है त्रिपाठी जी, ये मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस कांग्रेस ने 4 दशक तक शासन किया, उस कांग्रेस को चिंता इस बात की कि बंदरबांट हो गया। राजीव जी ने तो माइक से कहा था, कान में नहीं, कि हम और हमारे पुरखे जो पैसा भेजते रहे हैं 1 रुपया, उसमें 15 पैसा जाता, 85% तो बीच वालों की जेबी में जा रहा है क्या? और मैं कहूंगा ये एसिडिटी का मामला है। बजट में राशि आवंटित नहीं होगी तो काहे का बजट है? इसमें मुगले आजम फिल्म की स्टोरी लिखेंगे? राशि का आवंटन ही बजट है मित्र, और बजट किसको बोलते हैं? बोले आवंटन कर दिया, कुछ होना जाना है नहीं। ये कैसी बात है? वैसी बात है कि लड़के लड़की की शादी में गए, बरवधू की आशीर्वाद देने गए, बोले नहीं गए, शादी कर ली, लेकिन मर तो जाना ही है इनको भी। ये भाव है क्या? बुलाया गया शादी में बरवधू को आशीर्वाद देने, और भैया मंच पे चढ़े, बोले ठीक है चलो, क्या कहें तुमसे, मरना तो है ही क्या? दूसरे आए, बोले ठीक है कर ली शादी, लेकिन बच्चा तो नहीं होगा इन लोगों के। गुरु ऐसा तो आशीर्वाद न दो। नहीं, आज बजट आया, बोले हम इसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तब तो आप तांत्रिक हो जाएंगे प्रभु। नहीं, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, ऐसा नहीं। और कोई सरकार रही हो, कुछ ना कुछ काम तो होता ही है त्रिपाठी जी। भारत में ने अगर 55 करोड़ 60 करोड़ लोगों का घर से प्रयागराज तक और प्रयागराज से घर तक आवागमन सुनिश्चित करवा दिया, तो छोटी उपलब्धि है। मानवता के इतिहास में ऐसा अवसर कभी दूसरा नहीं आया जब से मानवता का इतिहास है। कैसे कहते कि कुछ नहीं होना जाना, सब फर्जी है? ये भाव ठीक नहीं कि झाड़ू लेके चल रहे हैं, बोले सब फर्जी है, कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं है, ना ना। अरे कैसे चल रही व्यवस्था? ना ना करने से तो नहीं चल रही ना। 16 रुपया में एक हेलो होती थी, है? अब अपना गुड्डू पान वाला भी करा कि भाई साहब इसी पे आप WhatsApp पे हमको भेज दिया करो कि कैसा पान चाहिए। क्या परिवर्तन नहीं है? परिवर्तन नहीं है क्या महाराज? हम लोगों ने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत में ऐसी भी सड़कें बनेंगी जैसी दिख रही हैं अब चल पे हम चल रहे हैं। कभी नहीं सोचा था, बनी ना। कभी नहीं सोचा था ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज भारत में होंगी कि दुनिया के बाहर के लोग इलाज कराने यहां आएंगे। कभी नहीं सोचा था, सच्ची बात बता रहा हूं। हुआ ना। ये आत्मग्लानि के भाव से ऊपर उठना चाहिए। देश में सब कुछ खराब है, ये भाव भी निगेटिव है, ये ठीक नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए। और हालांकि कांग्रेस तो फिर अद्भुत पार्टी है। अब आज वो इस वक्त मूड में भी है। प्रशांत जी आ रहे हैं, एक बड़ी बात बता दूं, राहुल जी इस वक्त बड़े विचित्र मूड में हैं। आज उनने रायबरेली की जमीन पर खड़े होके SK दुबे जी की पार्टी को हिला दिया। क्या दुबे जी सुन लो, उनने कहा अगर बहन जी भी हमारे साथ हम तीनों मिलके चुनाव लड़ते तो भाजपा को रोक लेते, बहन जी अगर साथ होती। क्या अब बताइए? ठीक है, राहुल जी के मन की मौज है, कुछ भी कह सकते हैं। और कल तक उदित राज बहन जी का कह रहे थे कि हमारे कृष्ण ने हमको आदेश दिया है कि बहन जी का गला क्या
बहन जी पूछ रही थी कृष्ण कौन है रे, तो कुछ लोगों ने कृष्ण बताया था, मैं तो नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों ने बताया था कृष्ण कौन है उदित राज के। आज राहुल जी मंच से कह रहे हैं कि बहन जी बड़ी नेता हैं, वो हमारे साथ होती। अब अखिलेश जी सोच रहे हैं कि क्या बवाल है भाई, है। खैर चलिए ठीक है। प्रशांत पटेल जी, एक जो बार बार बात आई है कि एक इसी योजना को 4 अलग अलग मदों में लिखकर पैसा आवंटित करके उसको भ्रमजाल फैलाया गया है, या त्रिपाठी जी कह रहे उस बजट के आकार को जानबूझ के बढ़ाया गया है। नहीं अमिताभ जी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब किसी को अगर बाल की खाल निकालनी है, उसका उत्तर वैसे भी आपने दे दिया है। कोई एक चीज पकड़ के उसको एक्सटेंड करना और कुतर्क कोई जवाब तो होता नहीं है। और हर चीज आज देखिए विपक्ष जो है, हर चीज में इतनी इनकी नकारात्मकता इनके अंदर मन में भरी हुई कि हर चीज में ये लोग निगेटिविटी देखते हैं। आज अगर आप हिमाचल का एग्जांपल ले लीजिए, हिमाचल का जो कुल बजट है अमिताभ जी 58,000 करोड़ रुपए है। सुन लीजिए भैया त्रिपाठी जी, हिमाचल का बजट 58,000 करोड़ रुपए है और आज हिमाचल सरकार पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने पिछले 8 साल में सकल घरेलू उत्पाद, जो राज्य का जो घरेलू उत्पाद है, उसका जो घाटा 36% से 30% पे कर दिया है। हमने 6% घाटा कम किया है। और आज कांग्रेस कोई अपना मॉडल स्टेट क्यों नहीं बना पाती है? आपका हिमाचल का जो कुल बजट है 58,000 करोड़ रुपए का है और 1 लाख करोड़ का घाटा है। ये कांग्रेस पार्टी मॉडल पेश करती देश के सामने। सन 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाई है? अगर वाकई इनका अच्छा इतना मॉडल है, किसी एक राज्य में सरकार रिपीट करके दिखा दे। जनता अगर गलती से कहीं इनको एक बार सरकार दे देती है, 5 साल बाद क्यों उखाड़ के फेंक देती है? आप कोई क्यों ऐसा मॉडल नहीं पेश कर पाते? कर्नाटका एक अच्छा स्टेट होता था, धनी राज्य होता था, स्टार्टिंग से उत्तर प्रदेश से कहीं आगे हो सकता था। आज वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं। खड़गे जी ने वहां की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। सिद्धरामैया से बोला कि जो आप ये फ्री बीज दे रहे हैं उसके यहाँ पे स्थितियां खराब हो रही हैं। हिमाचल में पेंशन के उन्होंने वादा किया, पेंशन तो छोड़िए, विधायकों और सांसदों की सैलरी 2-2, 3-3 महीने लेट आ रही है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही। आप हमारे ऊपर देखते हैं, आपको एक मॉडल स्टेट तो दिखा के दिखाइए। हम तो कह रहे हैं हमने 6% घाटा कम किया पिछले 8 साल में। आपने क्यों कोई ऐसा काम नहीं किया? हर चीज में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर चीज में इनका दोहरा रवैया रहता है। कभी अखिलेश यादव कहेंगे नहीं 144 साल का महाकुंभ सरकार करी, और 27 जनवरी को अखिलेश यादव स्वयं अपने अकाउंट से ट्वीट करते स्नान करने के बाद कि 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में मैं स्नान करके अभिभूत हूँ। और 3 दिन पहले कह रही कि महाकुंभ कौन है, महा कैसे हो गया, महाकुंभ कैसे हो गया? अरे भाई आप कैसे मुख्यमंत्री, भाई 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार के सांसद हो, थोड़ी तो गंभीरता रखो भाई। दुबे जी बात कहें समझ में आता है, कोई मतलब नहीं। फिर कह रहे थे वीआईपी कल्चर है। परसों जो है धर्मेंद्र यादव जी 5 बार के सांसद है, स्टीमर लेके वहां बोटिंग कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, और अकेले नहीं थे, पूरे परिवार के साथ थे, और 4-5 उनके साथ कैमरे लगे हुए थे, और दूसरों कह रहे हैं वीआईपी कल्चर। अरे भैया अपनी बात तो जो हमको शिक्षा देते, एक बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार को धर्मेंद्र जी की जो वो यात्रा थी दुबे जी स्टीमर वाली, उसको कुंभ के पक्ष में प्रचार में इस्तेमाल करना चाहिए था। उसमें धर्मेंद्र जी बहुत आह्लादित दिख रहे थे, परिवार आह्लादित दिख रहा था, बच्चे सब आह्लादित थे, खिलखिला रहे थे। इसका मतलब कुंभ अच्छा है तब ना सब खिलखिला रहे थे। नहीं, मैं तो कहूंगा सरकार के अधिकारियों से कि उस वीडियो को प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करिए कि देखिए विपक्ष के बड़े शीर्ष नेता कैसे आनंदित हैं कुंभ में आके। वो गदगदायमान थे धर्मेंद्र, और जो सिपाही बैठा था वो भी गदगदायमान था, वो भी कह रहा था हेलो, क्या लग रहा था कि आत्मा तक प्रसन्न है, नहीं होता, आत्मा प्रसन्न हो गई। और लिख दूसरा रहे हो कि कुंभ में ऐसा, कुंभ में वैसा, और वीडियो दिख रहा ऐसा जिसमें गदगद हो रहे, तबीयत बिल्कुल है गुलशन हो गई। तो दुबे जी फिर थोड़ा संकट पैदा हो जाता है। अब मान लो इन लोगों ने धर्मेंद्र जी का मेरी बात सुनने के बाद प्रचार में लगा दिया वीडियो, क्या तो फिर अब आप लोगों को आलोचना करनी कैसे चलेगा? आप धर्मेंद्र जी को तो पार्टी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो घर ही है। दुबे जी मतलब या तो आप उनको पहले भेजते कि भाई आपको हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ये सब नहीं करना है और बिल्कुल ऐसे नहीं चलना है, क्या गंभीर मुद्रा में जाना ऐसे कुंभ में कि बाद में फोटो इस्तेमाल हो सके कुंभ की व्यवस्थाओं से नाराज नेताजी, क्या ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। ट्रेनिंग नहीं दी आप लोगों ने, लग रहा दुबे जी। नहीं अब बोलूं जी, देखिए
पहले तो बजट की बात करते हैं। आरएलडी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बोल रहे आज तक का सबसे बड़ा बजट, आज तक का सबसे बड़ा बजट। अरे थोड़ा इकोनॉमिक्स तो पढ़ लो, थोड़ा समय को तो देख लो। आप मुझे बताओ, आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, 5 साल बाद अगर 10 सदस्य हो जाएं तो आपको खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा और जो जितने साधन सुविधा है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। अरे भाई समय के अनुसार ये बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रही है, पैसा भी आपको लाना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, सुविधाएं देना पड़ेगा। इससे मतलब इतनी चमचागिरी करना ठीक नहीं रहता है। मैं आरएलडी के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं एक बात। अब दूसरी बात, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक एजुकेशन का प्रोफेसर हूं, इसलिए एजुकेशन ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन जितना जानकारी है उतना मैं बोल सकता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी और अब दूसरा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, प्लीज ये नहीं चलेगा। आपका जी। अब दूसरी बात, आपने ही बोला कि राजीव गांधी जी ने कोट किया था कि अगर 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा जाता है। आज भी वही परिस्थिति है। आप देखिए मनरेगा में क्या होता है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं गांव से रिलेटेड हूं, मेरी गांव में प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, खेती बाड़ी है, मैं देखता हूं। आपको मैं सच बता रहा हूं, इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि लोगों को आज नहीं, आज तो थोड़ी तकलीफ है, आने वाले टाइम में ऐसा समय आएगा जब लोग काम करना बंद कर देंगे। ठीक है दुबे जी, मैं बाकी मेहमानों को भी ठीक है। मूल बात ये है, राजीव जी ने जो कहा वो सत्य कहा था, लेकिन भारत में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब हमने सरकारी अनुदान और लाभ की जो चीजें थी उनको डायरेक्ट खाते में भेजने का कार्यक्रम शुरू किया, तो लाखों दलाल टाइप के लोग भूखों मर गए। क्या वो भारत का बहुत मास्टर स्ट्रोक था दुबे जी, समझ लीजिए क्या। और जब से हमने राशन कार्ड को व्यक्ति के पहचान से जोड़ा, क्या बायोमेट्रिक किया, तब से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए अब वो स्थिति नहीं रह सकती, कोई चाहे भी तो नहीं रह सकती कि 100 में से 85 पैसा जेब में रख ले, कोई भाई का लाल नहीं रख सकता, जान लीजिए। अरे भाई आप ठीक है तो आप मुकदमा करो, जब आपके पास ज्यादा जानकारी है तो मुकदमा करो। मैं क्यों करूं? मैं अपनी जानकारी की बात बता रहा हूं। खैर केपी त्रिपाठी जी, एक छोटा सा चावल निकाल के सामने रखता हूं, समय भी अब कम है। 12वें में जो बच्चियां हमारी अच्छे नंबर लाएंगी, सरल भाषा में कहना, उनको सरकार स्कूटी देगी ताकि उनके जीवन को सहज सरल बनाया जा सके, उसको विकास और गति के पंख लग सके। हम आराधना मोना मिश्रा को सुन रहे थे, उनने शुरुआती आज कह दी सब बेकार बजट है, बिल्कुल यूजलेस। ये कैसी व्याख्या है समझ नहीं पाए। बच्चियों को स्कूटी मिलेगी, ये बजट, इसी बजट की व्यवस्था है। अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती, नहीं बोले हम लाएंगे तभी अच्छी लगेगी हमको, तो उसके लिए तो सरकार बनानी पड़ेगी आपको, अब वो बन नहीं रही, तो तब तक क्या करेंगे? बोले हम अपनी शादी में ही बारात की तारीफ करेंगे, किसी दूसरे के में नहीं करेंगे। अब आपकी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पूरी जिंदगी बारात की तारीफ ही नहीं करेंगे किसी की सजावट की, किसी की खाने की, किसी की बैंड की तारीफ तो हो जाना चाहिए। नहीं, मैंने एक बात बताई कि एक व्यवस्था है कि एक बच्चियों को स्कूटी देगी सरकार, अच्छी बात है कि खराब बात है? अगर अच्छी बात है तो इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि प्रशांत जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे जो प्रश्न में पूछ रहा, आप तब भी ठीक से बजट समझा रहे हैं, जबकि उसमें समझाने कुछ ऐसा है नहीं। लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी जो अच्छे नंबर लाएंगी, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए क्या अध्यापक स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे? यार देखो तो ये वही बात हो गई, नहीं शादी हुई अच्छा है, लेकिन ये जिएंगे नहीं। अग्निहोत्री जी भाई, ऐसे मेहमान से मैं प्रणाम कर ना दया रखो ना, जो शादी के दिन ऐसी भाषा बोले। स्टेटमेंट पूरा नहीं होने देते हैं आप, एक स्टेटमेंट नहीं पूरा। मैंने अभी पूछा कि पिछली साल के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा यूज हुआ है, प्रशांत जी बता दें। बार बार रटे बैठे हैं, -6% हमने घाटा माइनस कर दिया। अरे महाराज, घाटा माइनस तब पता लगेगा जब ये तो बजाओ बजट यूज कितना हुआ है।
योजनाओं में सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े दे देना, बार बार उन्हीं योजनाओं के नाम बदल देना, उनका परिणाम क्या आता है? अध्यापक नहीं होंगे आप, शिक्षा कैसे? शिक्षा में मैं अध्यापक हूं, मैं जानता हूं क्या भूमिका होती है। आप स्कूटी दे देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी बना त्रिपाठी देंगे। जी अब समय कम है, मुझे एक बार रोहित के पास जाना है, प्रशांत पर। त्रिपाठी जी की बात मैं समझ गया। अगर मैं कहता चलो मास्टर भी पूरे हो गए तो वो कहते स्कूल, फिर मैं कहता स्कूल भी है ठीक है, तो वो बोले छत में पानी की टंकी का ढक्कन नहीं है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम कर लिया। इस बहस में तो मैं कहाँ जीत सकता हूँ उनसे। फिर पानी की टंकी भी है तो बोले उसमें चूहा मर गया, वो निकला क्यों नहीं? बोले मैं सबूत दे सकता हूँ, एक गाँव में चूहा मर गया। अब उससे एक गाँव में चूहा मर गया, उससे पूरे देश की व्यवस्था आप आंक लें तो प्रणाम के योग, प्रणाम होना चाहिए, ठीक बात है। मैंने कहा जितना अंश अच्छा है उतने को अच्छा तो कहो। बोले नहीं स्कूटी तो ठीक है अग्निहोत्री जी, लेकिन मास्टर कहाँ है? अरे चाचा पहले ये तो बोलते कंठ से कि स्कूटी का काम अच्छा है, बच्चियों को मिलेगी। मेरी शिकायत इतने बिंदु पर रहती है। आप विपक्ष में विपक्षी ऐसी बात करो, अच्छी बात है, लेकिन आप भारत के विपक्ष में थोड़ी ना हो यार। आप भाजपा के विपक्ष में हो, क्या आप लड़कियों के विपक्ष में खड़े हो गए? ये महीन अंतर समझना होगा। विपक्षी दल भाजपा के विपक्ष में है, भारत के विपक्ष में बनने की कोशिश नहीं करिए ना। रोहित अग्रवाल वो फिर वही कह रहे हैं कि स्कूटी दोगे लेकिन मास्टर नहीं हो। बताओ मास्टर हो तो बोले दरवाजा नहीं स्कूल में, और दरवाजा है तो शौचालय नहीं, शौचालय है तो पानी नहीं, पानी है तो साबुन क्यों नहीं? बोले सारी चीजें ठीक है लेकिन साबुन क्यों नहीं है? देखिए अमिताभ जी, हमारे देश का विपक्ष बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। हमारे देश का विपक्ष जमीन पे काम नहीं करना चाहता, इसीलिए ये समेटते चले जा रहे हैं। जो कि एक करंट एग्जांपल है, दिल्ली के अंदर शून्य पाई है कांग्रेस। उसका रीजन ये है कि अगर आज कांग्रेस के एक शिक्षक यहाँ पे प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं तो इनको कम से कम यहाँ पे आके अगर बजट पर चर्चा कर रहे थे तो इनको बताना चाहिए था कि सरकार ने किस मत में बजट नहीं दिया, जहां पे सरकार को देना चाहिए था। विपक्ष का काम सकारात्मक भूमिका का होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपको बजट देना चाहिए था, वहां पे आपने नहीं दिया। परंतु आप उल जलूल की बातें कर रहे हैं। आप शिक्षक होके भी, क्योंकि आपको पता है कि हर मत को छूने का काम किया है। आप कह रहे हैं वो साहब वो गौवंश वाले बजट को 4 हिस्सों में बांट दिया। आपको तो ये बताना चाहिए कि 5वां हिस्सा ये है जो कि साहब अछूता रह गया सरकार से, जिसमें बजट देना चाहिए था। उसकी जगह आप कह रहे हैं साहब वो 4 हिस्से में बांट दिया। अरे भाई 4 नहीं, हम 40 हिस्से में बांट के आपको बजट अगर दिखा रहे हैं तो आप तो ये बताओ ना कि क्या रह गया हमसे। अरे हमने क्या दे दिया? ये तो हमने बजट के प्रपत्र में आप पॉइंट है कि विपक्ष को ये बताना भी चाहिए कि क्या छूट गया। बोले ज्यादा क्यों लिख दिया, इससे नाराजगी नहीं। आपको पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगे, उसमें क्या नाराजगी है? उनकी मर्जी, वो 4 जगह फैला के लिखे, 6 जगह। प्रशांत पटेल, आपसे विपक्षी दल इतने नाराज क्यों है? हाइपर जैसा माहौल हो गया क्या? मतलब पहले भी विपक्ष होते थे, कभी हास्य भी हो जाता था, कभी अच्छी बात भी हो जाती थी, कभी अच्छे कदम की सराहना भी हो जाती थी। हमको इंदिरा जी का दौर याद है। अब तो लग रहा है मतलब कोई एंटासिड की गोली काम नहीं कर रही क्या? इस कदर एसिडिटी हो गई है। और कुछ नहीं है, मैंने तो रूपक बनाने की कोशिश की थी कि बरवधू को बधाई देने स्टेज पे चढ़े, बोले ठीक है बधाई ले लो लेकिन मरना तो है ही तुम दोनों को। नहीं, इस टाइप का भाव क्यों आ गया? अमिताभ जी एक एग्जांपल बताता हूँ। विपक्ष की नकारात्मकता का ये हाल है कि जब ट्रंप ने जो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए $21 बिलियन की जो मदद दी जा रही थी उसको बंद किया, तो इन्होंने भी उस पर हमला कर दिया कि देखो मोदी जी के तो मित्र पैसा बंद कर दिया, मानो वो जैसे कोई मोदी जी की जेब में पैसा डाल रहे हैं। जबकि असली बात थी कि वो पैसा जो है एनजीओ को दिया जा रहा था, किस तरह चुनाव को प्रभावित किया जाए। और आज ट्रंप ने बयान दिया है कि जो ये पैसा दिया जा रहा था एनजीओ को, यहाँ की सरकार को बदलने के लिए पैसा, तो यहाँ इसका मतलब कि जो ट्रंप ने जो पैसा रोका है वो भारत सरकार की भलाई के लिए रोका है, वो गलत दृष्टि में उपयोग किया जा रहा था। और सरकार को बदलने का काम कौन कर रहा था? वो लाभार्थी कौन थे? सोरोस गैंग के लोग। तो उसमें भी ये लोग नकारात्मकता में इतने भरे हुए थे कि उसमें ये लोग टारगेट करने लगे, जैसे मानो मोदी जी की हार हो गई, जबकि तो मोदी जी की जीत थी कि पैसा बंद हो गया यहाँ पे आना एनजीओ को। इसी तरह का ये बजट का भी है।
जैसे मोना मिश्रा जी का भी आपने बताया, उन्होंने बोला पूरा बजट खराब है भाई। तो इसका मतलब आप बजट पूरा खराब करें तो जो किसानों के लिए प्रोविजन है, शिक्षा के लिए प्रोविजन है, बालिकाओं के लिए प्रोविजन है, जो 5 करोड़ से अधिक जो हेल्थ कार्ड दिए रहे उसका प्रोविजन, आप उनका मतलब आप पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं, पूरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक है कि जो कमी है उसको आप टू द पॉइंट बताइए कि हाँ ये चीज इसमें होनी चाहिए, इसको और बढ़ा सकते थे, ये चीज अच्छा है। लेकिन आप पूरे आप जब बजट को करते हैं, ये बजट टैक्स पेयर को, योगी जी के जेब का तो पैसा है नहीं, टैक्स पेयर्स की ही जनता का पैसा और जनता के कल्याण के लिए खर्च किया गया है, कोई इसमें कोई व्यक्तिगत हित किसी का नहीं है। तो आप टू द पॉइंट आप नहीं कहेंगे तो नकारात्मकता ही बढ़ाती चली जाएगी। दो बातें हैं जो मुझे स्मरण से है, क्योंकि मेरे पास कागज नहीं, कि स्मरण से जो मैंने देखा था, शिक्षा और स्वास्थ्य, दुबे जी, इन दोनों मदों को मिलाकर 20% का हिस्सा बजट का टोटल का दिया गया शिक्षा और स्वास्थ्य को। मेरी दृष्टि ये कहती है, क्योंकि ना मैं सपा में हूँ, ना बसपा में, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना किसी में जाने का मेरा कोई मन है, ठीक। मेरी दृष्टि कहती है इन दो बड़े बुनियादी सेक्टर्स में इतना निवेश बड़ा है, इतना आवंटन बड़ा है, 20%, 14 एक में है, 6 एक में है, ठीक। ये वही देश है जहाँ 2%, 1.5%, 3% आवंटन है इन सेक्टर्स में। वहां अगर 14 हो रहा है और 6 हो रहा है तो बड़ी बात है, उसका स्वागत करिए। आयुष्मान कार्ड केवल भाजपाइयों का इलाज नहीं करवा रहा है दुबे जी, नहीं। त्रिपाठी जी के परिवार में कोई होगा उसका भी इलाज होगा, आपके परिवार में होगा उसका भी, मेरे परिवार में होगा उसका भी होगा। क्या वहां आयुष्मान कार्ड में तो पूछा नहीं जाता क्या कांग्रेसी हो क्या? नहीं ना। तो ये सब अच्छी चीजें हैं और देश सबका है, इसलिए बात ध्यान रखनी चाहिए। और एक बात अभी आई थी डोनाल्ड ट्रंप की। त्रिपाठी जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। सच्चाई क्या थी? ट्रंप ने यह कहा था कि मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं स्मरण से, दुबे जी आप भी सुनिए, आगे कभी ऐसी बात आए तो इसमें ना फंसिएगा, नहीं तो किरकिरी हो जाए। ट्रंप ने कहा कि मैं जो बाइडेन से पूछूंगा कि उनकी इस बात में रुचि क्यों थी कि मोदी रिपीट ना करें इंडिया में। कैन यू इमेजिन? कितने बड़ा वक्तव्य है। उन्होंने कहा इसके लिए बाइडेन ने पैसा भेजा हिंदुस्तान। ये अब भी कुछ जानने को बाकी रह गया आपको? आपने जितनी जलेबी बांटी जल्दबाजी में बेकार हो गई। बोले है मोदी का मामला फेल हो गया क्या? ना ना ना, प्रवक्ता ने बात ट्रंप खुद ही बोल दिए, बोले मुझे पूछना पड़ेगा बाइडेन से। अच्छा, फिर बाइडेन क्यों चाहते थे कि मोदी ना आए, उनकी जगह त्रिपाठी जी की पार्टी आ जाए अखिलेश जी के समर्थन से? क्यों चाहते थे? अच्छा, चाहते भी थे तो रुपया काय को झोंक रहे थे? यहां ननिहाल तो थी नहीं उनकी, और किनको रुपया दे रहे थे ये भी पता है हमको, जन्नत की हकीकत तो पता है ना। इसलिए बड़ा खतरनाक विषय है। अब बजट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आ गया जिस पर प्रशांत ने टिप्पणी की है। त्रिपाठी जी, दुनिया का कोई दूसरा देश इस बात में रुचि क्यों ले रहा है कि मोदी आए कि नहीं आए, और मोदी ना आए इसके लिए पैसा दे बांट रहा है? नहीं, ये अस्वीकार्य है। ठीक किया ट्रंप ने, और मैं तो कहता हूं जांच पड़ताल कराओ, और हिंदुस्तान में भी जिन्होंने उस पैसे से गुलाब जामुन खाए हैं उनका भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। जो अमेरिकी पैसे से मोदी हटाओ अभियान का वायुमंडल बना रहे थे, मोदी हो, इंदिरा गांधी हो, पंडित जी हो, वाजपेयी जी हो, त्रिपाठी जी, जनता के आशीर्वाद से ही आएगा व्यक्ति और जनता की नाराजगी से ही जाएगा। क्या बाकी कोई कितना भी नवविवाहित वरवधु को ये कहे कि नहीं तुम मर जाओगे कल, कोई नहीं मरता। शेर जंगल में किसी की बददुआ से नहीं मरता, नहीं। भारत के लोकतंत्र में अंतिम तौर पर भाग्य विधाता भारत की जनता है, और जब तक वो, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भैया अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो इससे नाराजगी से तो कोई काम नहीं चलेगा ना। आप आज और मेहनत करिए, आप सरकार में आ जाइए, जनता का भरोसा जीत लीजिए। लेकिन ये आपको अच्छे नहीं लग रहे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। लगना चाहिए, जनता जिसको चुनकर भेज रही उसका सम्मान तो करिए ना।
जब आप रहे थे तो आपका सम्मान था, अब वो है तो उनका करिए, इतनी सी बात है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।